स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी। बायोलॉजी से जय प्रक्रम हम लोग पढ़ा चुके थे। यहाँ से स्टार्ट करते जय प्रक्रम हो गया था, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पोषण विधि एक याद भी करने दिए थे। इस उत्सर्जन की क्रिया भी बता चुके थे। मानव दांत के 4 प्रकार, इंसीजर, केराइन, प्रीमोलर, मोलर के बारे में बता चुके थे। अदरक, चबरना की सब दांत के बारे में बता चुके थे। शायद कल ही याद करवा रहे थे, याद करिए तुम लोग जाएगा। तो बायोलॉजी में यहाँ तक आहार नाल के बारे में बता चुके थे, मुख गुहा के बारे में बता चुके, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस सब के बारे में बता चुके थे। वायव्य श्वसन और वायव्य शोषण के बारे में बता चुके थे। शोषण क्रिया भी सब क्वेश्चन हो गया, लमसम हो गया है। ये सब क्वेश्चन लिखा भी चुके हैं, हम लोग लेकर आते हैं। देखो शोषण क्रिया पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है, मनुष्य में किस प्रकार चट्टान में कैसे होता है, सब के बारे में बता चुके। श्वसन लिया, ट्रेकिया के बारे में, गिल्स के बारे में, गिल से कौन कौन सांस लेता है, मछली सांस लेता है ना, त्वचा से कौन सांस लेता है, मेढक सांस लेता है, सब के बारे में हम बता चुके थे। मछली के बारे में तो हम लोग लेकर आते हैं सीधा तेसर सब्जेक्ट के परिवहन। परिवहन भी बता चुके थे, बताए थे परिवहन। स्टार्ट किया जाए परिवहन। चलो परिवहन लेकर आते हैं। तो परिवहन में देखते हैं एक्चुअली होता क्या है, परिवहन में क्या क्या बारे में हम लोग पढ़ना है, समझो चीज को। परिवहन के बारे में, परिवहन 10th क्लास का बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक का हम पढ़ा रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम में काम आता है। अभी मान लिया जाए तुमने दरोगा जो एग्जाम हम बार बार पिछले बार में बोले थे, सवेरे बोले थे, जो दरोगा की तैयारी कर रहा है वो बायोलॉजी भी पढ़ाई कर रहा है। एनसीईआरटी बुक 9 और 10th का बहुत काम आने वाला है। चलो हम लोग लेकर आते हैं सिंपल सा बात में, क्या परिवहन। परिवहन का मतलब समझो, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन। किसी के माध्यम से परिवहन तुम कर सकते हो, जैसे उपयोग में पदार्थों के शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थ को कोशिकाओं से बाहर निकालना, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने क्रिया पदार्थ को क्या कहते हैं, वो परिवहन कहता है। अरे तोरी के क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। कहने का मतलब उपयोगी पदार्थ को शरीर तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, यही क्रिया को हम क्या कहते हैं, परिवहन। मतलब उपयोगी पदार्थ को कोशिका तक पहुंचाना, अनुपयोगी पदार्थ से कोशिका से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, परिवहन। क्या कहलाता है, परिवहन। आसान भाषा में समझ में आ गया। जो उपयोग का सामान हो लेना, अनुपयोग सामान को क्या करना, छोड़ना। जैसे कि उपयोग का सामान को हम क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, अनुपयोग क्या छोड़ते हैं, CO2। हो गया परिवहन, हुआ कि ना। किसके माध्यम से लिए, तो नाक के माध्यम से, नसिका के माध्यम से O2 लेते हैं, और फेफड़ा के माध्यम से CO2 क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं ना। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो परिवहन की क्रिया हुआ, किसका हुआ, परिवहन। क्या समझ में आया चीज को। जैसे जल हम जैसे पीते हैं, जल हम पीते हैं, जल अपने कोशिका तक पहुंचाता है, और अनुपयोगी जल मूत्र के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से ना, वह बाहर निकल जाता है, उत्सर्जित कर देता है। क्या समझ में आया चीज को। जो उपयोगी पदार्थ को लेना, अनुपयोगी पदार्थ को बाहर कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। चलो आगे लेकर चलते परिवहन। परिवहन का डेफिनेशन आ गया। परिवहन किसे कहते हैं, उपयोगी पदार्थों को लेना, अनुपयोगी पदार्थों को छोड़ना, क्या कहलाते हैं, परिवहन। सपोज करो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, अच्छा पानी हम क्या करते हैं, बॉडी में कोशिका तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक, अनेक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। और गंदे पानी जो हो जाता है, पूरा बॉडी की जो फिल्टर करता है, वह किडनी के बगल में जमा होता है, बाद में क्या करते हैं, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। समझ में आ रहा चीज, उसको हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या कहेंगे, परिवहन। मानव शरीर में परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है। अगर बात बोले मानव शरीर में परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, वो है रक्त एवं लसिका द्वारा। रक्त एवं लसिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ही हो गया वो आपका, मानव शरीर में परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा, रक्त एवं लसिका द्वारा होता है। पौधे में पदार्थों, लसिका एक तरल पदार्थ होता है। पौधे में पदार्थों का परिवहन, अब पौधे में पदार्थों के जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से वो जड़ से तना तक क्या लेकर जाता है, पानी यानी कि जल लेकर जाता है। अब फ्लोएम काम करता है पत्तियों से जड़ से तक पौधे का क्या, खनिज एवं लवण पहुंचाना। समझ मारा। जाइलम एवं फ्लोएम के माध्यम से
खाद्य पदार्थ को पहुंचाना और पानी को पहुंचाना। एक कोशिका पौधे जैसे, अरे थोड़ी क्या हो रहा है रे, बात है हवा नहीं लग रहा है। क्लोमाइडोमोनास यूक्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवाल में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। एक कोशिका में, एक कोशिका जीव का नाम बताए थे ना, अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना। क्या बोलेगा? अमीबा, पैरामीशियम और एगुलिना। यहाँ पर एगुलिना दिख रहा है, अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना। ये क्या हुआ? एक कोशिका है। और बहुकोशिकीय का मतलब हम लोग जैसे। बहुकोशिकीय क्या बोलेगा? हम लोग जैसे। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य, जानवर, जो जितना बड़ा जानवर होगा उसमें उतना बहुकोशिकीय पाया जाएगा। जैसे हाथी में सब ज्यादा कोशिका पाया जाता है और चींटी में कम कोशिका पाया जाएगा, हम लोग में कम कोशिका पाया जाएगा और ज्यादा कोशिका पाया जाता है। चलो आगे, पौधे में परिवहन मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। जस्ट बताए थे, अगर पौधा की बात बोला जाए तो पौधा में जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है क्या परिवहन। और मनुष्य में किसके द्वारा परिवहन होता है? रक्त एवं लसिका के माध्यम से। याद रहेगा, मनुष्य में परिवहन किसके माध्यम से? रक्त और लसिका के माध्यम से। पौधे में परिवहन किसके माध्यम से? जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। आगे लेकर चलते हैं, जाइलम किसे कहते हैं? जाइलम समझे वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तुम्हें एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा, जाइलम फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम किसे कहते हैं? ध्यान दो। जाइलम जल का संवाहक उत्तक है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज स्थानांतरण करता है। जल की बात बोले जाइलम मतलब जल के ऊपर लेकर जाता है, फ्लोएम बोले खनिज लेकर आता है। खनिज मतलब खाद्य पदार्थ और जाइलम मतलब जल, जल का उपयोग परिवहन करता है, काम करता है। यानी कि जाइलम जल को ढोने काम करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ को ढोने काम करता है। समझ में आ गया? आंसर आ, जाइलम किसको ढोता है? पानी को। और फ्लोएम किसको ढोता है? हो गया दोनों, जाइलम और फ्लोएम। आसान भाषा में समझो। पौधे में हरे भाग निर्मित भोज्य पदार्थ दूसरे भागों में परिवर्तित करता है। आसान भाषा में क्या बोलेगा? फ्लोएम किसको ढोता है? खाद्य पदार्थ को। कहाँ लेकर जाता है? पत्तियों में। कहाँ लेकर जाता है? और जाइलम किसको ढोता है? जल को। जड़ से कहाँ लेकर जाता है? पत्तियों तक। हो गया। जाइलम किसको ढोता है? पानी को। फ्लोएम किसको ढोता है? खाद्य पदार्थ। दोनों कहाँ लेकर जाता है? पत्तियों में। तब ना पत्तियां फूलता है और खिलता है। पत्तियां जल में लेकर जाता है, रंध्र के माध्यम से क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन। क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, रंध्र के माध्यम से। तब कभी कभी देखता होगा, कभी एकदम ठंडा में खूब ठंडा हवा चलता है, नहीं देखती है? अगर तनको हवा चल गया एकदम हड्डी में बुखार लग जाता है, हड्डी में ठंडा लगता है। अगला लेकर चलते हैं, जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम फ्लोएम में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। जाइलम कोशिका के मृत होती है, जबकि फ्लोएम कोशिका क्या होता है? वो जीवित। जाइलम क्या होता है? मृत। और फ्लोएम क्या होता है? जीवित। जाइलम जो जल में ज्यादा रहेगा तो मरले रहेगा, फ्लोएम जो ऊपर में रहेगा धरती पर जिंदा रहेगा। सिंपल सा बात है, अपने भाषा में याद करो। जाइलम क्या होता है? मृत। फ्लोएम क्या होगा? जीवित। जाइलम कहाँ रहता है? पानी में, इसीलिए वो मरा हुआ रहता है। फ्लोएम क्या होता है? धरती पर से क्या करेगा? जीवित रहता है। तो याद करने का तरीका हम बताए। जाइलम मृत होता है, जीवित होता है। जाइलम जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ करता है। जाइलम जल को ढोता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ को ढोता है ना। जाइलम किसको ढोता है? जल को। अब फ्लोएम किसको ढो रहा है? खाद्य पदार्थ को। बहाव ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ का बहाव ऊपर एवं नीचे दोनों के होता है। जाइलम जल को नीचे से लेकर ऊपर तक केवल लेकर जाता है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है? दोनों साइड करता है। दोनों साइड, नीचे भी लेकर जाता है और ऊपर भी लेकर आता है। फ्लोएम कितना काम है, क्यों ना करे भाई? फ्लोएम जीवित है, जाइलम मृत है, इतना तो काम करबे करेगा। क्या जाइलम फ्लोएम अंतर समय अगर पूछा जाएगा जाइलम फ्लोएम अंतर बता दोगे? चलो ठीक है, अगला बताया जाता है। बाष्पोत्सर्जन क्या है? भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रुद्र रूप से निष्कासन उत्सर्जन करते। देखो
वाष्प उत्सर्जन, इसका मतलब क्या है? कभी ढक्कन उल्टाएगी ना, किससे? चावल खौल रही है, पानी एकदम खौल रहा हवा, उसको उठा दो, वाष्प की क्रिया देखो ऊपर की ओर भागता है। और नहीं समझ में आता वाष्प है ना, कभी मम्मी बनाती होगी मजा से खाना, अधन खूब खोलते रहेगा, खूब खोलते, तन के ढक्कन हटाना, सुट सुना हाथ खाली दे देना, उसके बाद पता चलेगा वाष्प बनता या नहीं, पता चलेगा झरक गया। हाँ, पता चलेगा छाला होले उखड़ेगा, याद रखना। समझ में? खतरनाक झरकेगा वो। तो याद रखना, वाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों से यानी कि रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? वो वाष्पोत्सर्जन। क्या निकलता है? वाष्पोत्सर्जन। देखो अब कैसे वाष्पोत्सर्जन निकलता होगा, चित्र शायद दिया होगा इसका। बातें नहीं करो, बार बार बोलते हैं हम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन तुम लोग बात नहीं मानते हो। क्या बताए तुम लोग को? मान लेंगे ना, आ जाओ बैठ जाओ, तू बैठ जाएगा, लेकिन कुत्तों तुम लोग गेल गुजरल, हम भुक्कत रहेंगे, तुम्हें मजाल है जो सोच सकता है। लड़की लड़की में बात करती है, और लड़का तो खैर है मौगा, बात करते रहेगा, उसका चलो हम क्या बोले, वाष्पोत्सर्जन की चर्चा कर रहे हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी कि पौधे के पत्ती से रंध्र के माध्यम से जल को उत्सर्जन करना क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन। जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है इस प्रकार के वृक्ष, बुआ यह हुआ जल, और यह पत्ती, इसमें पत्ती नहीं बनाया गया, यहाँ से बुआ जल लेता है। वृक्ष के वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति देखो, जल ये है काला जो धब्बा दिख रहा है, जल ऊपर की ओर जा रहा दिख रहा है, जल ऊपर की ओर जा रहा है, और जल ऊपर छेवनी में जा तो निश्चित रहा, लेकिन वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से हो रहा? पत्तियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पत्ती। और पत्तियों में भी क्यों, कहां से? रंध्र से। पत्ती में कहां से? रंध्र के माध्यम से जल को बाहर निकालना है क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या समझ में आया चीज को? चलो आगे। सूक्ष्म पाई जाती है जिसे रंध्र कहते हैं। पत्तियों के सूक्ष्म छिद्र के पत्ती के पत्ता लेगा ना, उसमें सूक्ष्म क्या पाता है? छिद्र। उसी छिद्र का नाम क्या हुआ? रंध्र कहते हैं। रंध्र के माध्यम से श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होता है। रंध्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण भी हुआ होता है। सूर्य का प्रकाश उसी में एंट्री करता है, और वो इसी के माध्यम से जल क्या करता है? बाहर निकलता है, और वही जल बाद में क्या बन जाता है? वो ऑक्सीजन। समझ में आया चीज को? क्या बनता है? ऑक्सीजन। इसीलिए कहा जाता है वो जल क्या है? किसका प्रतिरूप है? हाइड्रोजन के। किसका? हाइड्रोजन। जल हमेशा क्या बन जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा क्या बन जाएगा? पानी। याद रखना। तो यहाँ पर प्रासरण, तो हम लोग समझे क्या? फ्लोएम समझे, जाइलम समझे, फ्लोएम जाइलम अंतर समझे, परिवहन समझे, वाष्पोत्सर्जन समझे। आप समझते हैं प्रासरण। प्रासरण विधि क्या है? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का संचरण जाइलम ऊतक से रंध्रों तक हमेशा होता है। बस वही है जो वाष्पोत्सर्जन है, वह प्रासरण है। आगे होता है पौधे की जड़ से चोटी तक जल का प्रवाहन वाष्पोत्सर्जन का कारण होता है। जड़ से लेकर पौधा तक, चोटी तक जो जल जाता है और वो बाहर नहीं, वाष्पोत्सर्जन से आगे लेकर चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधा का तापमान स्थिर रहता है। अगर वाष्पोत्सर्जन होना बंद हो जाए, यहाँ पर क्या होता है? वह खलबली मच जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो ये पंखा चल रही है, मेरे को क्या लग रहा है? हमें गर्म लग रहा है, उधर ठंडा लग रहा है। रीजन क्या है? इधर का हवा क्या करता है? टोटल टान लिया है। पंखा के पीछे कभी हवा नहीं लगेगा, पंखा के पीछे का आजू बाजू क्या कर लिया? हवा टान लेता है। कौन? पंखा। पंखी हवा इतना स्पीड से चल रहा है, जो आजू बाजू को टोटल हवा टान के किसको दे रहा? सप्लाई कर रहा है, उसको सप्लाई कर रहा है। मतलब हमें कभी हवा लगेगा? नहीं लग सकता, क्योंकि मेरा हवा आजू बाजू का हवा सप्लाई कर रहा है उधर की ओर। और जब पंखा चलता है, पंखा हवा नहीं देती है, पंखा अपनी आजू बाजू का हवा क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित पूरा, और फिर नीचे की ओर धकेलता है। तब बोलता है पंखा बढ़िया हवा देती है। अरे पंखा हवा नहीं देती है। एक्चुअली हम लोग क्या है? पूरा हवा से घिरे हुए हैं, और ये क्या करता है? वहीं का हवा क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, और वही हवा आगे की ओर धकेल देता है। हमें हवा लग रहा है तो केस को गुरू रहा है नहीं, और केस करता उड़ रहा है।
रीजन देखो, आप सब कुछ उड़ रहा है, ध्यान दो। आई एक यहाँ तक हवा नहीं आ रहा, यहाँ तक हवा नहीं लग रहा, समझ सकते हो। चलो, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ का जलीय घोल के आने जाने के खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं। अब स्थानांतरण किसे कहेंगे? एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण। और खाद्य पदार्थ लेकर जाओ या जल लेकर जाओ, कहलाएगा क्या? स्थानांतरण। इसमें क्या लेकर जा रहा बुआ? खाद्य पदार्थ लेकर जाता है, उसमें क्या कहते हैं? स्थानांतरण। अब आता बुआ जंतु में परिवहन। हम अभी किस में परिवहन बताए थे? पौधों में। आप किस में परिवहन सीखना है? जंतु, एनिमल्स किंगडम। हम लोग किस में आते हैं? एनिमल्स किंगडम ना, हम लोग जंतु हैं। हम लोग क्या है? जानवर है। एक्सेप्ट कर लो, हम लोग जानवर है, नहीं जानवर। तुम शेर का बच्चा, और तोरी की सही बात बोले। अब जानवर का बच्चा है, मुंह गन चिकन है कि नहीं? और शेर क्या है? प्रधानमंत्री। जानवर है। जंतु में परिवहन क्या है? उच्च श्रेणी के जंतु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जन पदार्थ के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के एक विशेष प्रकार की परिवहन तंत्र का काम होता है। बाहर निकल जा, निकल जा बाहर, हीरा बेटी निकल जा, निकल जा बाहर। वीडियो में तो आ जा, क्यों हंस रहा? तो मतलब परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? चलो कोई बात है, बताओ वायव्य शोषण और वायव्य शोषण में क्या अंतर है? जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है? मतलब पूछने के बदले तुम मुंह बार गया है। आप पढ़ा रहे तो ठिठिया रहा है, आता चक्का पर से। अब माता पिता सोचता होगा हमारे बेटा गया पढ़ने के लिए साइकिल चलाकर, उतने दूर गोदना जाता, ट्यूशन पढ़ा है 3 किलोमीटर, यहाँ कर पीछे बैठ के ठिठिया रहा है। अब बाघो सिंह, मुकेश जी के लड़का, तुम भी बोर्ड पर देख रहा था। एक बार कहाँ रे? एक बार बुखार लगा ले, आज आते हैं तुमने, जैसे संडे टूर तुमने घर पर रहेगा, गार्जियन से मिलेंगे। बैठ जाओ। जंतु में गार्जियन को बुलाकर क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम जंतु में परिवहन के समझ में आ गया। उच्च श्रेणी के जंतु में, उस श्रेणी के जंतु में जैसे हम लोग जानवर हैं, इससे हम लोग के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए ना, उत्सर्जन, पास हार्मोन तत्व, उत्सर्जन, ये सब जितना भी है तत्व, खाना पीना, पोषक तत्व, इस सब का स्थानांतरण एक माध्यम से होता है। वही माध्यम को हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। किसी माध्यम से खाना तो खेबे करते हैं, अंदर में आहार नाल के माध्यम से जाता है बेचरा अंदर में, और यहाँ पर जाकर कोनो न कोनो माध्यम से तो वो बॉडी को पचाता होगा। प्रोटीन पचाने का अलग काम है, विटामिन का अलग काम है, हमारे भोजन के एनामिल्स का अलग काम है, सबका अलग अलग प्रक्रिया है। तो उसी को, उसी परिवहन, उसे क्या कहते हैं? तंत्र। मतलब सभी जाल को हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। आगे लेकर चलते हैं। रुधिर हृदय रक्त क्या है? हृदय वाहिनियां परिसंचरण तंत्र रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। रुधिर और वाहिनियां परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। लसिका तंत्र भी परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। लसिका क्या करता है? वो करता है। आप एक एक टॉपिक को लेकर चलते। रक्त परिवहन क्या है? मेरे अंदर जो रक्त परिवहन हो रहा है 23 सेकेंड में, नीचे से लेकर ऊपर तक 23 सेकेंड में क्या करता है? परिवहन करता है। 23 सेकेंड, मात्र 23 सेकेंड नीचे से लेकर ऊपर तक परिवहन करता है। इसलिए यहाँ से नस काटेगा तक के बाद टिटकारी पाकर क्या खून फेंकता है कि नहीं? क्योंकि दौड़ रहा है खून। और तुम दौड़ते वक्त कहा जाता है क्या? एकाएक नहीं रुकने का सलाह दिया जाता है। या कि धावक को अगर कटल फटल है तो उसको दौड़ने के इजाजत नहीं मिलता है। रक्त परिवहन तंत्र। रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। रक्त कभी भी पानी जैसे नहीं होता है, गाढ़ा तरल होता है। रक्त अगर गिर जाएगा तो बहुत जम जाता है ना, जमता है कि ना? रक्त गिरने के बाद क्यों जमता है? रीजन पता है? ऑक्सीजन के संपर्क में। किसके संपर्क में? अगर कहीं फट जाता है और ब्लड गिर रहा है, जम नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, इसीलिए ब्लड क्या होता है? रुक नहीं रहा है।
ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही नहीं आएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में? इसीलिए जब कटे फटे तुरंत उसको पकड़ लो और किसी से बांध लो ताकि वो आराम से रुक जाएगा। नहीं रुकेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ये पूरा निकलते रहेगा। तो रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। इसका पीएच मान वो 7.4 होता है। रक्त को तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। अब रक्त बुआ पीने में कैसा लगता है, क्षारीय लगता है। कभी काट के पीना कैसा लगेगा, क्षारीय। कैसा लगता है, क्षारीय। अब रक्त का पीएच मान क्षारीय 7.4 और 7 रहेगा तो उदासीन। जैसे वर्षा जल अगर पिएगी तो उदासीन, कोई स्वाद नहीं बुझाएगा। तन के खट्टा पीना है तो 7 अम्लीय हो जाता है। 7 से कम मतलब अम्लीय, 7 के बराबर मतलब उदासीन, 7 से कम मतलब क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रल एक गाढ़ा तरल क्षारीय पदार्थ है, इसका पीएच मान 7.4। रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, समझो। रक्त अपने प्रवाह के दौरान सभी प्रकार के उत्तकों का संयोजन करता है, इसीलिए रक्त को तरल संयोजी उत्तक करता है। रक्त अपने प्रवाह के दौरान सभी प्रकार के उत्तकों का क्या करता है, वह संयोजन करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रक्त तरल संयोजी उत्तक। रचना की रक्त की संरचना ध्यान दो। रक्त के 2 प्रकार की घटक होती है। नंबर 1 तरल भाग जो प्लाज्मा कहलाता है, वो प्लाज्मा क्या तरले है। एक तरह से मारूर कभी देखा है, मारूर गाढ़ा मार के बहा देगा तो आराम से जाते रहेगा, तरल उसी प्रकार ब्लड आता है। कभी गोंद देखा है, गोंद उसी प्रकार प्लाज्मा तरल पदार्थ है। और कुछ देखा है, चलो तब रेडी हो दिसंबर के लिए। अब टाइम आने वाला है, खाली मुकरना है, ठीक है। हाँ आज क्या तारीख हो, अक्टूबर नवंबर, बहुत कम टाइम बचल है। दिसंबर का आधे बाद जनवरी या फिर तुम लोग का टाइम आएगा पर्व फरवरी विदा कहते। हाँ मेरा तो चलिए रहा है बेहुदा भी फरवरी पूरा भी ये सिलसिला चल रहा है। ठोस भाग जिसमें लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका एवं रक्त पट्टिकाणु होता है, इसमें क्या क्या होता है बुआ, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त पट्टिकाणु होता है। आप ध्यान दो, प्लाज्मा की भाग समझो। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, द्रव होता है। इसमें आयतन के कहता हुआ आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। यानी कि हिसाब से पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है हुआ, 55%, जिसमें करीब 90% इसमें जल ही पाया जाता है। यानी कि यह हल्के पे प्लाज्मा में 55% रक्त पाया जाता है, जिसमें 90% जल होता है और प्रोटीन वो 7% और 0.9% की बात अगर बोला जाए, 0.9% कार्बनिक लवण और 0.18% ग्लूकोज और 0.5% का पाया था वो क्या, तो वसा और शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ पाया था क्या, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में खून कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, मतलब 55%। इसमें जल कितना प्रतिशत, 90% क्या पाया था, जल। और प्रोटीन कितना प्रतिशत, और कार्बनिक अम्ल कितना, 0.9%। ग्लूकोज कितना प्रतिशत, और वसा कितना प्रतिशत। आगे का आता है प्लाज्मा में फाइब्रोनेजिन, प्रोथोबेन तथा हेम्पेरिन प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर रक्त थक्का बनना छोड़ देगा तो वो फिर जीवित रहना इम्पॉसिबल है। रक्त थक्का बनना चाहिए। यहाँ पर प्लाज्मा के फाइब्रिनोजिन एवं प्रोटीन में पाए जाते हैं, जो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, वो सहायक। रक्त कोशिका क्या, इन तीनों नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रक्त कोशिका के आयतन के साथ 45% है। रक्त कोशिका क्या हुआ, आयतन के हिसाब से रक्त कोशिका में कुल रक्त के करीब कितना प्रतिशत है, 45%। रक्त का लाल क्यों होता समझो। लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन वर्णक है, उसे क्या कहते हैं, वो हीमोग्लोबिन। क्या कहता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, वो लाल दिखता है। रक्त लाल क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण।
हीमोग्लोबिन कारण रक्त क्या दिखता है? लाल। लाल रक्त कोशिका क्या समझो? काहे तब हुआ इसमें? यह ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि लाल रक्त कोशिका क्या करता है? यह ऑक्सीजन के विभिन्न शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक यह पहुंचाने का कार्य करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है। लाल रक्त कोशिका क्या है? यह बुआ क्या करता है? यह ऑक्सीजन के शरीर विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। सब अलग अलग क्या है? अपना कार्य है। हम लोग